गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करें। तो अभिषेक ने मुझे ये पढ़ाए निसर्गहार का फिफ्थ चैप्टर या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबने क्या वोटिंग क्या किया था, क्या पढ़ाने के लिए? एक्चुअली ये था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना आज। नहीं, एक्चुअली पॉइंट ये था कि अगर दो सिस्टम हो गए तो बीच में निसर्गहार कर लेते हैं पहले ना थोड़ा उसके। हार्ड हार्ड। अच्छा ठीक है ठीक नहीं नहीं, आप लोग बताओ, मुझे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी चलेगा। है। अभी पहले जितने ना लोग वही कर लो क्योंकि रिसेंटली थोड़ा सुना है ना तो और समझ में हाँ आता मैं है। सोच रही थी पहले हार्ड हार्ड कर लेते हैं, निसर्गहार तो इजी है, वो बाद में फिर भी कर हाँ लेंगे पीछे तो। से भी हो हाँ जाएगा। चलेगा, चलो तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटिन्यू करें। ओके मैम, थैंक यू। चलो, वैसे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑलरेडी जो डॉक्टर का लेक्चर था इस बार का, काफी उन्होंने मतलब ग्राउंड लेवल पे पढ़ाया था। तो जैसे अभिषेक बता रहे थे ना, बाकी सारे डॉक्टर्स का काफी हाई रहता है, मतलब लेवल लेक्चर का तो समझ में नहीं आता। उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाया। ऐसा काफी मतलब समझ में आया होगा आई थिंक सबको, मतलब जो लोग नॉन बैकग्राउंड के भी हैं। फिर भी एक बार करते हैं स्टार्ट। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट पेज पे गायनेकोलॉजी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गायनेकोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी। तो सबसे पहले तो ये दो टर्म पता होने चाहिए। गायनेकोलॉजी यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी, और एंड्रोलॉजी यानी कि गायनेकोलॉजी यानी कि फीमेल, एंड्रोलॉजी यानी कि मेल, ठीक है। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी क्या है? मेडिकल प्रैक्टिस विच डील्स विद द हेल्थ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। तो गायनेकोलॉजी इन जनरल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो गायनेकोलॉजी में हर फीमेल आएगी, ठीक है ना। गायनेकोलॉजी के पास कोई भी फीमेल जा सकती है, प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो गायनिक प्रॉब्लम्स में हर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हर प्रॉब्लम आएगी। ऑब्स्टेट्रिक्स वो ब्रांच है गायनेकोलॉजी की जिसमें स्पेशल प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड बर्थ के बाद का थोड़ा सा पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। तो वो ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो चाइल्ड बर्थ से, मेनली प्रेगनेंसी से जो गायनेकोलॉजी की ब्रांच डील करती है उस मतलब उसकी सब ब्रांच है, ठीक है। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स हैं? तो एक होता है प्राइमरी ऑर्गन, एक होते हैं सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। प्राइमरी वालों को एसेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल क्या है फीमेल में? तो प्राइमरी वाले वो होते हैं जिनमें वो एग बनता है, ठीक है ना। तो फीमेल में होती है ओवरीज, मेल में होती है प्राइमरी टेस्टिस, ठीक है। ओवरीज में ओवा बनता है और टेस्ट स्पर्म बनते हैं, तो ये दोनों प्राइमरी हैं, ठीक है। सेकेंडरी क्या होते हैं उसके अलावा, ठीक है। तो जो हेल्प करते हैं एग को इधर के उधर जाने में, ठीक है, एग के मूवमेंट में, ठीक है। तो फीमेल में सेकेंडरी ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, एक तो फेलोपियन ट्यूब, जहां से जो ओवा है, ओवा एग ओवम सब एक ही वर्ड है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दीज ऑल आर सेम वर्ड्स। तो ओवा ओवरी में बन के फेलोपियन ट्यूब के थ्रू वो यूट्रस में जाता है, ठीक है। तो यूट्रस इज अनदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और वेजाइना वी ऑल नो, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ भी है। ओवरीज जो है वो देखिए मार्क्ड है, ऐसे ग्रेप शेप्ड होती हैं, अंगूर के गुच्छे जैसी, उसमें ओवरी वो ओवा बनता है। और वहां पे एक जैसे ग्रेप के गुच्छे को ऐसे हाथ ने पकड़ा हुआ है ना, ऐसे हाथों के फिंगर्स के टाइप वो है। इमेज शेयर करो गूगल से। क्या क्या क्या? इमेज शेयर वो है हमारा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब से ऐसे वो हाथ की तरह से जकड़ के ओवा पकड़ लेता है, ऐसे समझ लो। ऐसे जनरली ऐसे नहीं होता है, मतलब ऐसे। और फिर फेलोपियन ट्यूब से वो जाके उसमें यूट्रस तक जाता है ओवा, ठीक है। यूट्रस में वो होता है हमारा जो भी इम्प्लांटेशन है, जो प्रेगनेंसी है, वो पूरी जो फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवा का, वो भी यूट्रस के थोड़ा सा ऊपर होता है, फेलोपियन ट्यूब में कहीं पे। और फिर यूट्रस में पूरा जो बच्चा होता है वो यूट्रस में बनता है, ठीक है। सर्विक्स क्या होता है? यूट्रस की नेक को बोलते हैं, मतलब वेजाइना और यूट्रस को जो ज्वाइन करता है, तो उसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है।
मेल का भी हम बाद में देखेंगे, मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जब मेल का सिस्टम आएगा, ठीक है। तो फीमेल से रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, सबसे मेन तो एग, एग बनाता है, ठीक है। एग जिसे हम ओवा भी बोल सकते हैं, oocytes भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली जब ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज होता है ना, तो जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट होता है उसको भी एग बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो दैट इज अ करेक्ट टर्म उसके लिए, एग बोलना। और इसको ओवा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट कोई कोई लोग इसको भी एग, कहीं कहीं इसको भी एग लिखा होता है, क्योंकि ये सिंगल होता है, ठीक है। हमारा जो स्पर्म और ओवा मिक्स करके जो एग बनता है उसमें दैट इज डबल। तो एक्चुअली हमारे जो सेल्स हैं उसमें डबल 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 सब कुछ होता है। तो ओवा और स्पर्म में सब कुछ सिंगल सिंगल, जो हमारा डीएनए होता है ना, वो हमेशा पेयर्स में होता है, एक मम्मी से आया हुआ होता है, एक पापा से आया हुआ होता है। तो ओवा में सिंगल होता है, स्पर्म में भी सिंगल सेट ऑफ डीएनए होता है। जब वो दोनों कंबाइन होते हैं तो वो डबल सेट ऑफ डीएनए बनता है। तो वो डबल सेट ऑफ डीएनए जब बनता है उसी को एग बोलते हैं। जो एग खाते हैं, जो लोग एग खाते हैं, मुर्गी का जो भी है, वो भी ऐसे ही बनता है, ओवा और स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होके। तो दैट ऑल्सो कंटेन्स डबल सेट ऑफ डीएनए, ठीक है। द सिस्टम इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट द ओवा टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन, द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय अ स्पर्म। अब देखो यहाँ पे उन्होंने ओवा को ही बार बार एग लिख रहे हैं, ठीक है, चलेगा। तो ओवा को भी एग लिखते हैं, और जो फर्टिलाइज होके बनता है, दोनों को मिलके जो बनता है उसको भी, पहला जो अब तक बनता है वो सिंगल सेल, उसको भी एग बोलते हैं। तो कंसेप्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन होना, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय अ स्पर्म नॉर्मली अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब बहुत बड़ी है, ओवरी से शुरू होकर यूट्रस तक आती है। तो यूट्रस के ऊपर जो वो छोट उठा हुआ हिस्सा है ना फेलोपियन ट्यूब का, वहां पे कहीं फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब नॉट नियरर टू ओवरी, नियरर टू यूट्रस की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है। द नेक्स्ट स्टेप फॉर द फर्टिलाइज्ड एग, अभी देखो फर्टिलाइज होने के बाद भी उसको भी एग बोल रहे हैं। तो खाली ओवा था, उसको भी एग बोल रहे हैं, कहीं कहीं फर्टिलाइजेशन के बाद भी एग बोल रहे हैं। is to implant it into the walls of the uterus beginning of the initial stages of pregnancy। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और ओवा मिलके एग बन गया, एक डबल एग बन गया, ठीक है। डबल एग यानी कि उसमें डबल सेट ऑफ डीएनए है, वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में होने के बाद फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, तब वो यूट्रस की वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाता है। फिर पूरा उसके बाद का सारा प्रोसीजर यूट्रस के अंदर होता है, पूरा जो चाइल्ड होता है वो यूट्रस के अंदर रहता है, ठीक है। अच्छा, इफ फर्टिलाइजेशन और एन इम्प्लांटेशन डज नॉट टेक प्लेस द सिस्टम इज डिजाइन टू मेंस्ट्रुएट, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाती है, नहीं होता है तो हर महीने एक एग, एग यानी कि ओवा बनता है, हर महीने एक ओवा बनता है, और उसे स्पर्म नहीं मिलता तो वो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, लिखा है कि मंथली शेडिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग। तो हमारा यूट्रस बहुत स्मार्ट है, वो हर महीने प्रिपेयर करता है कि शायद प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो हर महीने क्योंकि जब वो एग उस, सॉरी वर्षा, एक क्वेश्चन पूछूंगी। अगर एग नहीं बनेगा तो ही मैं ये अपने जो मंथली अपना जो सर्कल आता है वो होगा, मतलब, हम्म, है ना? हाँ प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है मैंने ना, सोचा, ठीक उसके लिए ब्लीडिंग बंद हो जाती है ना। है। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है कि हर महीने जैसे ही ओवा बनता है, साथ के साथ हमारा यूट्रस भी, हर एक ओवा बनना इज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। जब भी ओवा बनता है तो प्रेगनेंसी के चांस हैं। तो हर महीने हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है अपने आप को, यूट्रस को, फॉर द प्रेगनेंसी। तो हर महीने जैसे ही ओवा बनना स्टार्ट होता है ओवरी में, यूट्रस की वॉल मोटी होने लगती है, कि शायद इसमें फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होगा, तो मुझे अभी से अपने को प्रिपेयर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, कि जिससे वो बच्चे को मैं थोड़ा सा मतलब वो देख सकूं, प्रोटेक्शन। तो वो हर महीने स्टार्ट होता है वो प्रोसीजर। और फिर जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो थोड़े दिन बाद वो पूरा यूट्रस का जो वॉल है वो शेड हो जाती है, पूरी वॉल नहीं, मतलब जितना उसने वो किया था, ठीक है। तो लिखा है द मंथली शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेंस्ट्रुएशन में सिर्फ वो ओवा निकलता है, ओवा तो एक दिन के लिए रहता है बस। ओवा तो कब का, बस जिस दिन बनता है, जिस दिन निकलता है, सिर्फ उसी दिन वो एक दिन के लिए फर्टिलाइज हो सकता है, उसकी लाइफ सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 दिन की होती है।
तो जो मेंस्ट्रुएशन में निकलता है दैट इज द यूट्राइन लाइनिंग, यूट्रस में जो इतना बड़ा हमारा वॉल मतलब लाइनिंग बनती है। तो बस ये इन था। एडिशन एक मुझे कंफ्यूजन हमेशा रहता है, वो पीरियड्स के कितने दिनों के बाद में बोलते हैं कि वो एग रिलीज होता है एंड देन प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, वो टाइम पीरियड अभी भी मुझे कंफ्यूजन है। हाँ, तो पीरियड्स के जनरली ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है वो 10 to 19 days होता है मोस्टली। अच्छा, तो जैसे द डे जिस दिन से हमें पीरियड्स हुआ तभी से आप बोल रहे हो डेट? हाँ, दैट इज काउंटेड एज डे 1 ऑफ ओके। द। तो उसके बाद मतलब पीरियड जब पीरियड्स होने के 10 दिन बाद कहीं अराउंड ओव्यूलेशन होता है। किसी ओके। वो डिपेंड करता है, लेडी टू लेडी डिपेंड करता है। तो ये एक जनरल होता है। अच्छा। तो उसमें दैट आर द मोस्ट फर्टाइल पीरियड्स, 10 से एक 19 वाला। एक रिक्वेस्ट करूं, हाँ और डॉक्टर ने ना डेट के हिसाब से बताया था, जैसे 1 जनवरी को हुआ, तो उस रेफरेंस में बता सकती है एक बार? हाँ, तो जैसे अगर हाँ। 1 जनवरी को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ तो 10th से लेके 19th जन तक, अच्छा। डिपेंडिंग ऑन वो उस टाइम पे किसी को भी ओव्यूलेशन हो सकता है, बट वो हर एक का अलग होगा। जैसे अगर मैं अपना बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ओव्यूलेशन अराउंड 10 से 12 डे के बीच होता है। ठीक है, और वो जिस दिन होता है ओव्यूलेशन, वो बस एग जो है, जो लेडीज का ओवा है, वो सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा रहता है। ओके। ठीक है, तो उसी टाइम पे उसे फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा, उसमें एक और चीज है, ओव्यूलेशन तो 10th डे अराउंड 10 से 19 डे के बीच होता है। स्पर्म की लाइफ 4 to 5 days होती है। ठीक है, तो अगर 4 to 5 days के बीच में 4th 5th जैन को अगर किसी ने मतलब इंटरकोर्स किया है तो वो 10th तक स्पर्म रह सकता है वहां पे, तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ओ। तो वैसा कैलकुलेट करते हैं। राइट। तो अगर किसी को जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो 20th से 28th डे इज द सेफेस्ट पीरियड। कि अगर किसी को अपना ओव्यूलेशन का थोड़ा बहुत है ट्रैक कि कब होता है, ओव्यूलेशन को ट्रैक करना भी अब इजी है। ओव्यूलेशन से जस्ट पहले ल्यूब्रिकेशन होता है, 1-2 दिन पहले। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो 1-2 दिन पहले बहुत ज्यादा ल्यूब्रिकेंट निकलता है, तो उसके जस्ट बाद ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड एंटायरली इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन यानी कि अपना लोअर एब्डोमेन में पूरा का पूरा है। ठीक है, तो क्या क्या है उसमें? ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यूट्रस हमारा जो जहाँ पे चाइल्ड, और सर्विक्स। सर्विक्स तो नेक जो वेजाइनल ओपनिंग को यूट्रस से कनेक्ट करती है, वेजाइना यानी कि हमारी ओपनिंग। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ओवरी को पढ़ते हैं। तो ओवरी क्या होती है? ओवल शेप्ड होती है, 2 होती हैं दोनों तरफ एक एक। ठीक है, तो यूट्रस के दोनों तरफ एक एक ओवरी होती है। अभी इसमें लिखा है इट इज इन द पेल्विक रीजन, इट इज कॉल्ड ओवेरियन फोसा। ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपने डायग्राम में देखेंगे ओवरी भी यूट्रस से एक लिगामेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, बट ओवरी से एग डायरेक्ट वहां से वो वाले ट्यूब से यूट्रस में नहीं आता है, वो उतना। एक मिनट बस दा, अगर क्वेश्चन पेपर में आया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखो या फिर सेक्स ऑर्गन्स लिखो, तो उसमें भी यही आंसर, यही होंगे 5 जो दिए हुए हैं, ओवरी, फ्लिपन ट्यूब्स वगैरह सब। और सिस्टम हाँ, में भी यही होगा और सेकंड में भी यही आएगा ना, है ना? कि कुछ अलग लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, यही है। थैंक यू। ठीक है, तो ओवरी जो है वो यूट्रस से एक लिगामेंट से कनेक्टेड है। तो वो एक लिगामेंट है। ठीक है, इट इज नॉट अ ट्यूब, वो डक्ट नहीं है। फेलोपियन ओवा जो है वो फेलोपियन डक्ट के थ्रू ही यूट्रस में आता है। अच्छा, a newborn baby girl has millions of immature follicles in her ovaries. At puberty, only a few hundred eggs developed into mature follicles or egg. तो जब मतलब बच्ची पैदा होती है, बेबी गर्ल होती है, तभी से उसके ओवेरियन जो ओवरी होती है उसके अंदर बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। और मतलब जब वो प्यूबर्टी की एज में आती है तो उसमें से कुछ ही एग्स मैच्योर होते हैं 1 by 1 करके, और ओवा में कन्वर्ट होके रिलीज होते हैं। ठीक है, तो मतलब तभी से न्यूबॉर्न बेबी के अंदर तभी से ओवास होते हैं।
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इन द ओवरी इज oogenesis, ठीक है। तो ओवरी में जो ओवा बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, ठीक है। द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवा ओवरी में बनता है उसको बोलते हैं oogenesis, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है। और जब वो रिलीज होता है ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है उस दिन को बोलते हैं, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन, ठीक है। तो अभी इसमें लिखा है ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन द ओवरीज, ये अगेन कंफ्यूजिंग टर्म दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। एक्चुअली oogenesis टेक्स प्लेस इन द ओवरी ये लिखना चाहिए था उन्हें, ठीक है, कि पूरा ये जो प्रोसेस है ओवा बनने का वो ओवरीज में होता है। इट इज द प्रोसेस इन विच एन इमेच्योर फॉलिकल डेवलप्स इनटू एन ओवम एंड इज रिलीज्ड इनटू द फॉलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन अकर्स रैंडमली ईच मंथ फ्रॉम ईदर ओवरी। तो मोस्टली ओव्यूलेशन जो फीमेल है 1 महीने में एक ओवा रिलीज करती है, या तो राइट साइड की ओवरी या तो लेफ्ट साइड की ओवरी। बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड की ओवरीज से दोनों 2 ओवा निकल के आए तो वो ट्विंस के चांस हो जाता है तभी। बट ट्विंस के और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो उस केस में नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, जब दोनों ओवरी से एक एक ओवा निकल के आए तो वो ट्विंस आपस में मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ओवा बनता है, ओवा बनने के प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, और ओवा फैलोपियन ट्यूब में निकल जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। आपको बस ये 2 टर्म याद करनी है, ठीक है। बाकी जो इसमें लिखा है वो भूल जाओ। तो ओवरीज एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। ओवरीज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है ओवरी का? ओवा। ओवा, ठीक है। ओवा उनका एक्सोक्राइन फंक्शन है और वो फैलोपियन डक्ट के थ्रू यूट्रस में आता है। और ओवरीज का एंडोक्राइन फंक्शन है, वो हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। और ऑब्वियसली वो तो हमें पता है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसके कंट्रोल में है, पिट्यूटरी के और हाइपोथैलेमस के, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रेटिंग बॉडी इज फॉर्म्ड इन एन ओवरी एट द साइट ऑफ अ फॉलिकल और सैक दैट हैज मैच्योर्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। इट इज मेड अप ऑफ, अगेन ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, ये जो यहाँ पे लिखी है थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा हुआ है। ओवरी के अंदर ओवा बनता है, ओवरी के अंदर बहुत सारे, इन्होंने एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे आप ये समझ लो जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं ना, वैसे ही छोटे 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 बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं उसमें, उनको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। उनके अंदर ओवा बनता है। तो जब तक वो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो ग्रेप्स जब तक ताजे ताजे हैं, फिर वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, और थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ही ओवा निकल जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, वो ग्रेप्स ऐसे समझ लो सूख जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ही ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो वो थोड़े से हार्ड हार्ड येलो कलर के हो जाते हैं, दिखा है वो कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ठीक है। हर महीने होता है ये। हाँ, ठीक है। तो वो उनका साइज जो है, तो ऐसे समझ लो ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों निकलता है। ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन ज्यादा होता है और ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो ओवरी के अंदर क्या वो सेल्स होते हैं जो निकालते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, उन्हें ग्राफियन फॉलिकल या फिर कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे करके आप याद कर सकते हो। बाकी इसमें बहुत कुछ लिखा है, इट इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ फॉलिकल और सैग दैट हैज मैच्योर्ड, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर ही ऐसे समझ लो वो बंच ग्रेप्स के गुच्छे हैं, ठीक है। अब आया फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब भी 2 होती हैं, ओवरी भी 2 होती है, फैलोपियन ट्यूब भी 2 होती है, दोनों एक एक यूट्रस के दोनों अ, तरफ, और ओवरी को, हाँ बोलिए। ये फॉलिकल है वो हर महीने प्रोड्यूस होते हैं क्या? फॉलिकल होते हैं ओवरी में, हर महीने उसमें से ओवा निकलता है, और हर पहले वो एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे होते हैं और वो फिर बाद में हार्ड हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करके प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लगते हैं। फिर नहीं वो, नहीं, बनते वो वही फिक्स रहते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, ओके। मतलब वो सेल्स के बंच, सेल्स से बने होते हैं। अब वो सेल्स अंदर अंदर नए बनते रहते होंगे, बिगड़ते रहते होंगे, वो कुछ क्या प्रोसीजर है वो तो मतलब बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, बस आप ये समझ लो ये रहते हैं बॉडी,
बस। फैलोपियन ट्यूब बस ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती है, ठीक है। और इसमें लिखा है इनके एंड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओवरी की तरफ जो होते हैं ना, जो जैसे डायग्राम में बने हुए हैं ऐसे टाइप के। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है स्पर्म और ओवा का? फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस। ना, फैलोपियन ट्यूब हाँ फैलोपियन ट्यूब में। हाँ, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो यूट्रस में चला जाता है, ठीक है। अभी लिखा है आफ्टर द ओवम इज फर्टिलाइज्ड इट इज पुश्ड इनटू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। मतलब वो अपना तैर तैर के यूट्रस की तरफ चला जाता है। ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब सिकुड़ना बंद होना, सिकुड़ना बंद होना, मतलब ऐसे स्प्रिंग वाले एक्शन के थ्रू वो यूट्रस तक चले जाते हैं। If peristaltic movement don't occur, there is a chance of fetus developing inside the fallopian tube itself. तो ये आपने सुना होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कभी कभी कोई वर्ड सुना है एक्टोपिक यस यस प्रेगनेंसी? यस। तो यही होता है कि कई बार ना फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जा ही नहीं पाता है वो, और वहीं पे ग्रोथ होती रहती है फैलोपियन ट्यूब में। तो उसे बोलते हैं एक्टोपिक। एक्टोपिक मतलब बाहर प्रेगनेंसी, यूट्रस के बाहर हो रही है, तो फिर उसको डिस्कार्ड ही मोस्टली करना पड़ता है, क्योंकि फिर फैलोपियन ट्यूब में तो जगह नहीं है ना इतनी कि वो बेबी को। यूट्रस तो एक्सपैंडेबल ऑर्गन है और यूट्रस में वो लाइनिंग होती है, सब न्यूट्रिशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में वो सब सिस्टम नहीं है, तो फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो सकता बेबी इतना बड़ा। तो वो थोड़ा सा डेवलप होएगा थोड़े दिन तक, फिर वो उसे मतलब सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, उसे निकालना इसमें पड़ेगा। लिखा है वो टर्म लिखा है? यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी लिखा नहीं है, आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि वो पता होना चाहिए कि क्या होती है एक्टोपिक स्पेलिंग प्रेगनेंसी। बताना। स्पेलिंग है ECTOPIC। EIC हम्म, प्रेगनेंसी। ठीक है। तो यूट्रस इज अ लार्ज हॉलो मस्कुलर हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पेल्विस बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। तो लार्ज है, बहुत बड़ा ऑर्गन है, हॉलो है, खाली है, ठीक है। वेस्कुलर है, हाईली वेस्कुलर मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है वहां पे। मस्कुलर है, उसकी वॉल्स मसल से बनी हुई होती है। हॉलो है क्योंकि खाली है, उसमें कुछ काम नहीं है, बस वॉल्स पे उसके बहुत सारी ब्लड वेसल्स है और मसल्स का बना हुआ। कल डॉक्टर ने ऐसी संज्ञा दी थी उसकी, उल्टा घड़ा। हाँ उल्टा घड़ा जैसे। उल्टा घड़ा, जिसका घड़े की जो नेक है वो सर्विक्स बोल लो, और ओपनिंग उसकी वेजाइना। तो यूट्रस कहाँ पे है हमारे? सबसे अगर हम फ्रंट से देखें तो पेल्विक रीजन में सबसे आगे की तरफ है पेट, जो हम फ्रंट पोर्शन में सबसे आगे ब्लैडर है, बीच में यूट्रस है और सबसे पीछे हमारा रेक्टम है। तो अगर ओपनिंग वाइज भी देखेंगे हमारी लेडीज की, तो ऊपर हमारी होती है यूरिन का ओपनिंग, बीच में वेजाइना और नीचे एनस। तो ओपनिंग वाइज और पोजीशनिंग वाइज तीनों ऐसे हैं, पहले ब्लैडर, यूट्रस एंड देन rectum. It is an organ in which the unborn baby develops. ठीक है, it resembles an upside down pear shape. At puberty, एक इसका एज वो साइज जो है एज के साथ चेंज होता है। एट प्यूबर्टी द यूट्रस इज एज बिग एज थंब, थोड़ा छोटा होता है। ड्यूरिंग द एक्टिव रिप्रोडक्टिव स्टेज फ्रॉम 20 to 35 years, थोड़ा सा मेजर्स 5 into 6 into 7 सेंटीमीटर। ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, हाँ, कितने साइज का होता है वो सब नहीं आता एग्जाम में। तो बस आप ये याद कर लो कि यूट्रस एक हॉलो ऑर्गन होता है और उसमें बेबी डेवलप होता है, तो बस इतना ही याद रखने की जरूरत है, ठीक है। साइज छोटा बड़ा होता रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूट्रस एक्सपेंड्स टू अबाउट 24 साइज टाइम्स इट्स नॉर्मल साइज। अगेन आपको याद करने का जरूरत नहीं है सब, ठीक है। इट श्रिंक्स एंड एट्रोफीज आफ्टर मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के बाद ये बहुत छोटा और सिकुड़ जाता है। तो ये पढ़ के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर थोड़ा पेट निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे रिप्रोडक्टिव एज में मतलब यूट्रस भी तो वो हार्डली बहुत थोड़ा ही छोटा बड़ा होता होगा, बट थोड़ा तो बढ़ता है ना। तो विद एज थोड़ा सा तो मतलब हम लोग इतना मतलब अपने को वो करते ना, अरे पेट निकला है पेट निकला है, तो थोड़ा तो बढ़ता है साइज, ठीक है। और मेनोपॉज के बाद बहुत सिकुड़ जाता है क्योंकि उसका कोई काम नहीं बचता मेनोपॉज के बाद।
Every month during a woman's childbearing years, a lining is formed in the uterine cavity. The lining is made up of blood vessels and cells and is called endometrial lining. The process of forming the lining prepares the uterus to receive the fertilized egg or ovum. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो सारा निकल जाता है। तो क्या होता है, हर महीने यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि शायद મને ગ્રીન કપમાં જો અમારા મોઢામાં નથી પકડ આવડે મોટો तो हर महीने यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि शायद चाइल्ड आएगा, और वो चाइल्ड नहीं आएगा मतलब हाँ मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, और वो हर महीने प्रिपेयर करता है कि पूरा एक लाइनिंग वॉल बनती है और फर्टिलाइजेशन होता है तो ठीक है, वो कंटिन्यू रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो एट द एंड ऑफ साइकिल वो सारा शेड हो जाता है। ठीक है। कितना ऑप्टिमिस्टिक है ना यूट्रस हर महीने, वेरी ऑप्टिमिस्टिक है। नहीं, पर मुझे ना आज तक ये फंडा समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया है, पता नहीं मतलब क्या दिमाग लॉजिक लगाया है भगवान ने इसको बनाने में, कि पता नहीं किसी को मतलब कोई इसको आंसर सोच पाए तो बताना। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द, अच्छा ये तो हो गया, द स्ट्रॉन्ग मस्क नहीं लिखा है। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द फर्टिलाइज्ड ओवम अटैचेस इटसेल्फ टू द लाइनिंग। अच्छा, इस लाइनिंग का नाम भी हमें याद पता होना चाहिए कि यूट्रस में क्या वो लाइनिंग बनती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में मेट्रियल। हाँ, तो ऐसे वो एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियल एक ही बात है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग लिखा है वर्ड, मतलब वर्ब का एडजेक्टिव बना दिया, अच्छा, वो नाउन का एडजेक्टिव बना दिया उन्होंने। हाँ ठीक है, तो वो लाइनिंग का नाम पता होना चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जो ओवम होता है, फर्टिलाइज्ड एग, वो अपने आप को उस लाइनिंग के अंदर अपना इम्प्लांट कर लेता है। अच्छा, एक और चीज, द टिश्यूज फ्रॉम द यूट्रस एंड द एम्ब्रियो फॉर्म अ डिस्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा प्रोवाइड्स द fetus with food and oxygen and carries away waste products। तो यूट्रस के ही टिश्यूज से और जो एग जो ग्रो हो रहा है उसी के कुछ टिश्यूज से, दोनों से ही मिलके एक प्लेसेंटा बन जाता है, जो यूट्रस की लाइनिंग को कुछ एक कनेक्शन रहता है जो अनबॉर्न बेबी है उससे कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू सारा वो न्यूट्रिएंट्स आता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स पास होता है। ठीक है। The strong muscular walls of the uterus may expand 100 times to accommodate the fetus as it develops into the baby। तो बहुत एक्सपेंडेबल ऑर्गन है ये, बस है। और मतलब जो हमारा चाइल्ड बर्थ के टाइम पे वो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होके बेबी को पुश करती हैं और फिर बाद में ओरिजिनल साइज में आ जाती हैं। तो सर्विस क्या होता है, नेक, यूट्रस की नेक है, नैरो एंड है, तो सर्विक्स का काम क्या है कि बस यूट्रस के थ्रू, वेजाइना के थ्रू सारा, एक तो सर्विस कुछ ल्यूब्रिकेंट भी रिलीज करता है जो हमारे इस पोर्शन को मॉइस्ट रखते हैं, और सर्विक्स का काम जस्ट अ पैसेज है वो, और स्पर्म्स को भी वो डायरेक्ट करता है यूट्रस की तरफ और मेंस्ट्रुअल ब्लड को डायरेक्ट करता है वेजाइना की तरफ। अच्छा, सर्विक्स की भी माउथ जो है वो ओपन अप बहुत टाइम्स हो सकता है। ठीक है, द माउथ और ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स इन अ वुमन हु हैज नेवर डिलीवर्ड अ बेबी इज अबाउट 0.5 centimeter. At time of delivery, the mouth expands to 10 centimeter. After delivery, it contracts but does not go back to the original size. ठीक है, तो अगेन ये साइजेस कितने सेंटीमीटर है क्या है वो याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए कि पहले उसका माउथ छोटा होता है, डिलीवरी के टाइम पे बहुत चौड़ा हो जाता है, वापस नॉर्मल शेप में आ जाता है, पर उतना नहीं, मतलब थोड़ा वो ढीला हो ही जाता है। देन वेजाइना, तो वेजाइना अपना ओपनिंग है, इट इज अ हॉलो ट्यूब, मतलब सिर्फ ओपनिंग नहीं है, थोड़ा सा ट्यूब लाइक ओपनिंग है, और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो उसको म्यूकस सिक्रेट करती है कि वो मॉइस्ट रहे। ठीक है, और किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो वेजाइना का पीएच थोड़ा सा उधर एसिडिक साइड होता है, मतलब थोड़ा सा पीएच डिफरेंट होता है पूरी बॉडी से, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए वेजाइना वाले एरिया में वो कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं जहां से उसका पीएच थोड़ा सा एसिडिक साइड रहता है कि बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो वो उसको सरवाइव नहीं कर पाएगा उस पीएच पे। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल,
तो menstrual cycle, menstruation is a periodic and cyclic flow of menstrual blood with mucus and tissue. तो blood निकलता है, mucus निकलता है, tissue यानी कि सारे जो cells भी तो इकट्ठे होते हैं ना बहुत सारे यूट्रस की लाइनिंग में, तो यूट्रस के थ्रू वो निकल जाते हैं। तो जब menstrual cycle स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं मेनार्क, ठीक है, और खत्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। द पीरियड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज इज द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, उसी के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है। मोस्ट गर्ल्स हैव देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बिटवीन 9 से 14 साल की उम्र में, और मेंस्ट्रुएशन 45 से 55 की मेनोपॉज 45 से 55 ईयर्स की एज में होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस साइकिल एंड द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। तो मतलब जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ उसका फर्स्ट डे से नेक्स्ट साइकिल का जब पहला पीरियड आया उसके फर्स्ट डे तक, तो ऐसे अराउंड 28 डेज की होती है। The regulation of the menstruals, next page पे आते हैं, takes place when the two endocrine glands, the hypothalamus and the pituitary, send their reproductive hormones to the ovaries. This is called hypothalamus pituitary ovary axis. तो अगेन इसमें बहुत कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ओवरी के हार्मोन से मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होती है, वो होती है, रेगुलेट होती है, और ओवरी के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से रेगुलेट होते हैं, तो उसको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी का एक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो, फ्लो चार्ट में आप हाइपोथैलेमस से देखो, तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करते हैं, जो हमने उसमें भी पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम में भी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी का रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसमें दो हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग। तो ये मैंने वहां पे भी बताया था, फॉलिकल्स ओवरी में जैसे मैंने बताया ना, फॉलिकल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, जब वो ओवर रिलीज कर देते हैं तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल से वर्ड आया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, और कॉर्पस ल्यूटियम से वर्ड आया है ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के गोनेडोट्रोपिन भी बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा था। तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है ये दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, एफएसएच एंड एलएच। उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के लिए, ठीक है। फिर ओवरी में उन्हीं हॉर्मोन्स के बेसिस पे ओवा बनना स्टार्ट होता है, ओव्यूलेशन होता है, और यही दो हार्मोन्स यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं एंडोमेट्रियम बनाने के लिए, कि यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनेगी, और अल्टीमेटली जब स्पर्म नहीं मिलता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो मेंस्ट्रुएशन को भी यही दो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऊपर नीचे होते हैं। शुरुआत में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे दोनों बिल्कुल लो लेवल पे चले जाते हैं जब ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा सा कम धीरे बढ़ना शुरू होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन पीक पे होता है, जब ओव्यूलेशन जैसे ही खत्म होता है एस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन और लंबा तक उसका पीक चलता है और बड़ा तक चलता है, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो दोनों ड्रॉप हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, फिर से एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना शुरू होता है, तो ऐसे ये चलता रहता है। ये आपको ऐसा सच याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसलिए लेडीज में सोचो इतने सारा हार्मोनल हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं 28 डेज में, तो जस्ट टू मतलब उसको हाईलाइट करने के लिए, एग्जैक्टली आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप बस फ्लो चार्ट देख लो, यहाँ पे जो भी लिखा है वो देखने की जरूरत नहीं है, फ्लो उसमें जो लिखा है वो फ्लो चार्ट में बताया, वो दिखाया है, बस उतना ही लिखा है। देखो यहाँ पे नीचे वाला पैराग्राफ देख लीजिए, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज द सेल्स विच प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट रिग्रेसिंग एंड दिस लेड्स टू द विड्रॉल ऑफ ब्लीडिंग। वो सेल्स ही श्रिंक होने लगते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में जो सबसे नीचे है उसमें यही लिखा है कि यूट्रस की लाइनिंग भी थिक होती रहती है, फिर वो शेड हो जाती है। तो
ज्यादा उसमें देखने का जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ जरूरी होगा ना, ट्रू और फॉल्स, यहाँ से कुछ तो थोड़ा थोड़ा बोलती जाना कि ये शायद इसमें आ सकता है, हाँ, क्योंकि हमको तो इतना नहीं मालूम पड़ रहा है। हम्म। तो आपको बस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से रिलीज होते हैं, इतना याद रखना है। वो कंट्रोल होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के एफएसएच और एलएच से, और वो कंट्रोल होती है फर्दर हाइपोथैलेमस के गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग से। ठीक है, बस इतना याद रख लो। ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं और वो घटते बढ़ते रहते हैं पूरी साइकिल में। ठीक है। मेनार्क दैट इज दिस इज द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो ये वर्ड पता होना चाहिए, आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में। ठीक है। अगेन यहाँ पे बार बार वही चीज लिखी हुई है, वहां पे उधर लिखा हुआ था 9 to 14 ईयर्स की एज में मेनार्क स्टार्ट होती है, यहाँ पे 10 to 16 लिखा है, मतलब ठीक है, मतलब 9 to 16 आप समझ सकते हो। मॉडरेटली ओबीज गर्ल्स गेट अर्लियर मेनार्क, ये सब भी याद करने का जरूरत नहीं है, मतलब ये तो इन जनरल ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते हम। malnourished girls fail to develop normal pituitary ovarian function। अगेन ये सब मतलब बड़ा सब्जेक्टिव चीजें हैं कि मोटे लोगों को जल्दी आएगा, जो malnourished लोग हैं उनको शायद सही से आए भी ना, तो मतलब इसको याद करने का जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी इट इज अ पीरियड विच इज ऑक्यूपाइड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इन द वूम्ब ऑफ द मदर। तो अपनी वूम्ब किसे बोलते हैं, हमारी वूम्ब है क्या? यूट्रस। यूट्रस। यूट्रस हमारा जो वूम्ब है वो यूट्रस है। ठीक है, प्रेगनेंसी सबको पता है। ठीक है। अभी यहाँ पे इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में भी इन्होंने बहुत कुछ बोला हुआ है, एक बार देख लेते हैं। अगेन बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है। ओवरी में हमने देखा कि शुरू में ही बचपन से ही बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, इमेच्योर होते हैं। ठीक है, तो वो 1 by 1 करके मैच्योर होते हैं। तो जब एट अ टाइम एक ओवा मैच्योर होता है, वो रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, बस आप ये याद कर लो। पोलर बॉडी वगैरह बहुत कुछ लिखा है, वो सब याद करने का जरूरत नहीं है। वो फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है, अगर उसे स्पर्म मिलता है तो वो स्पर्म के साथ फ्यूज करके एग बनाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसको जाइगोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जाइगोट वर्ड याद रख सकते हो। ठीक है, चीज है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग फिर फैलोपियन ट्यूब से वो मूवमेंट करके यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, और यूट्रस में पूरा वो होता है मतलब डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, ये टर्म देखो यहाँ पे लिखी है, समटाइम्स इट गेट्स इम्प्लांटेड इन द फैलोपियन ट्यूब विच इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो मैंने उधर बताया था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन प्रेगनेंसी लिखा है, इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस फॉर विमेन एज शी इज नर्चरिंग अ ग्रोइंग फीटस। अच्छा, अगेन यहाँ पे ऐसा कुछ याद करने जैसा नहीं है। तो फीटस को नरिशमेंट कहाँ से मिलती है, सारा प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, द यहाँ पे लिखा है द फीटस रिसीव्स नरिशमेंट एंड एक्सपेल्स बॉडी वेस्ट थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड टू प्लेसेंटा। अभी अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा क्या होते हैं, कंफ्यूज मत होना। यूट्रस की और जो बेबी डेवलप हो रहा होता है उसी के कुछ टिश्यूज से मिला के प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा से बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, प्लेसेंटा क्या होता है, बस ये समझ लो ये दो चीजें मम्मी को बच्चे से कनेक्ट करती हैं, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड वो जो नाल होती है ना, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो बाद में कट करी जाती है। तो ऐसे कॉर्ड टाइप की होती है ना, कॉर्ड को ही हिंदी में नाल बोलते हैं, मतलब कनेक्शन, कनेक्टिंग। एक क्वेश्चन पूछो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि उसको कट करते हैं तो वो अंदर वाला पार्ट यूट्रस में ही अंदर छोड़ देते हैं? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल डिलीवरी? वो सब ब्लीडिंग हो जाता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डिलीवरी में वो भी निकल जाता है? हाँ हाँ, ओके। तो सारा प्लेसेंटा वगैरह सब कुछ ब्लीडिंग हो जाती है। A bag of fluid called the amniotic sac buffers the fetus against jolting and mucus plug that seals the cervix, guards the fetus against infection entering from vagina, the future birth canal.
ठीक है। एमनियोटिक सैक, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड बिगिन डेवलपिंग आफ्टर कंसेप्शन। तो आप 3 चीजें समझ लो क्या क्या। अभी यूट्रस का तो माउथ ओपन है ना, उल्टा घड़ा है तो उसकी माउथ ओपन है, तो कुछ तो एक माउथ पे वो लगानी पड़ेगी ना, एक कॉर्क टाइप की, कि हाँ भाई चलो बंद कर दिया। तो एक एक मतलब एक प्लग बन जाता है, यहाँ पे लिखा है ना, एक म्यूकस प्लग बन जाता है। ऐसा भी नहीं कि एक बहुत कुछ टिश्यूज का। तो धीरे 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 ये सब चीजें डेवलप होती हैं, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड। और बच्चा ना एक पानी के अंदर होता है ना, कहते हैं ना कि पानी में होता है बच्चा। तो उस जो पानी फिल्ड की एक गुब्बारे के अंदर जैसे, तो वो पानी भरे गुब्बारे को एमनियोटिक सैक बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है उस सैक के अंदर, जो उसी के अंदर पूरा बच्चा, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड सब कुछ उसी के अंदर होता है। तो उसका मेन काम क्या है कि भाई इतना डेलिकेट चीज है, तो वही बबल रैप का काम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, कि शॉक एब्जॉर्बर, बच्चे को भी शॉक ना लगे और मम्मी को भी शॉक ना लगे। बच्चा इतना किक विक करता है कि मम्मी को भी बहुत दिक्कत होगी, तो मम्मी को भी प्रोटेक्शन देता है और बच्चे को भी प्रोटेक्शन देता है। और ये सब कुछ जो प्रेगनेंसी, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो सब कुछ ब्लीडिंग या सब कुछ निकल जाता है। और कभी कभी कहते हैं ना कि वाटर ब्रेक हो गया, इसलिए अर्ली वाटर ब्रेक हो गया तो सी सेक करना पड़ा। तो अर्ली वाटर ब्रेक मतलब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत जरूरी है, ये एमनियोटिक सैक बच्चे के उसके लिए। तो पहले तो जब बच्चा छोटा होता है, मतलब शुरू के 2-3 महीने, तो ये बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है तो एमनियोटिक सैक में जो फ्लूइड है थोड़ा सा ही रह जाता है। तो कभी कभी होता है कि वो बर्स्ट हो जाता है वेजाइ मतलब डिलीवरी से पहले ही। तो अगर वो बर्स्ट हो गया तो बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और बच्चे को वो भी चाहिए। तो अगर लेबर पेन्स नहीं है तो सी सेक्शन करना पड़ता है, ऐसा। ठीक है। तो अभी चाइल्ड बर्थ देखते हैं। 5 स्टेजेस ऑफ नॉर्मल बर्थ। तो अगर अगेन ये 5 स्टेजेस कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में, कि जस्ट फॉर ऐसे ही बताया हुआ है कि मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस इंक्रीजिंग टू एवरी 3 to 5 मिनट्स स्ट्रेच द सर्विक्स, दिस स्टेज लास्ट 6 to 24 आवर्स। तो पहले मतलब वो लेबर पेन्स की 5 स्टेजेस लिखी हुई है, कि पहले मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं, फिर बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स में फिक्स होता है, मोस्टली हेड डाउन ही होता है ना बेबी का, एंड द मदर कॉन्शियसली बियर्स डाउन विद मसल्स। तो धीरे धीरे वो डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे एमनियोटिक सैक बर्स्ट होता है और बच्चा नीचे आता है। वो म्यूकस प्लग जो लगा था वो खुलता है और बच्चा नीचे आता है। बेबी का हेड पहले आता है और फिर धीरे धीरे एंटायर बेबी निकल के आता है। तो ये जस्ट बताने के लिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अरे ये 5 कैसे मैं याद करूं, ये 3 से 5 मिनट, 6 से 24 घंटे चलता है, तो ये कोई नहीं पूछने वाला, जस्ट एक ऐसे ही दिया हुआ है। देन मेनोपॉज। तो मेनोपॉज इज अ पीरियड जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। 45 to 55 ईयर्स की एज में होता है। तो मेनोपॉज इज कॉज्ड बाय द प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन एस्ट्रोजन लेवल। ठीक है। द ओवरीज ग्रेजुअली बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू FSH एंड LH। ठीक है। तो पिट्यूटरी में तो गोनेडोट्रोपिन्स बन रहे हैं, पर ओवरीज ने एस्ट्रोजन बनाना धीरे 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 कम कर देती है उस ओवरीज। ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए। और प्रोजेस्ट्रॉन भी कम होता है, ऐसा नहीं है, पर एस्ट्रोजन बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाता है। द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद मेनोपॉज आर, सबको सुनते ही रहते हैं हम लोग, कि हॉट फ्लशेस होते हैं, बहुत गर्मी लगती है, नाइट स्वेट्स होते हैं, मतलब बहुत गर्मी लगती है और पसीना पसीना हो जाते हैं अचानक से। फिर शिवरिंग भी हो सकती है, एंजाइटी होती है, मतलब अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी, बिना किसी बात की एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन। अच्छा, जो हमारा एस्ट्रोजन है ना, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। वो कैसे अच्छा है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो बहुत लंबा कहानी है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बट उसकी वजह से हमारे बोन्स स्ट्रांग रहते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से। और एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है। वो मतलब लेडीज में जब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, लेडीज के चांसेस हार्ट डिसीज के, कोलेस्ट्रॉल हाई के कम रहते हैं। बट जब मेनोपॉज हो जाता है तो लेडीज और जेंट्स इक्वल रिस्क पे होते हैं हार्ट डिसीजेस के। तो एस्ट्रोजन जो है हमें उससे कैल्शियम, हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखता है, कैल्शियम को बोन्स में
जाने के लिए हेल्प करता है। तो जब एक बार वो हो जाती है मेनोपॉज, तो बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता प्रॉपर से, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स खोखले होने शुरू हो जाते हैं, बोन्स में हॉलो होने शुरू हो जाते हैं। तो नेचुरल मेनोपॉज डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, ओनली सर्जिकल मेनोपॉज इन केस ऑफ हिस्टेरेक्टोमी एंड प्री मैच्योर नीड मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, जैसे किसी किसी को वो होता है ना, ट्यूमर हो जाता है, जिसे हम हिंदी में रसौली बोलते हैं ना, तो लेडीज में तो बहुत कॉमन होता है ना यूट्रस का ट्यूमर होना, तो ऑपरेशन होता है। तो मोस्टली वो यूट्रस का जब ट्यूमर होता है, रसौली होती है, मोस्टली यूट्रस ही निकालते हैं। तो जब यूट्रस निकालते हैं तो ओवरीज तो इंटैक्ट रहती हैं, तो ओवरीज इंटैक्ट रहती हैं तो हमारा जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है वो बनता रहता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ यूट्रस ही वो हो जाता है। बट अगर कभी कभी ट्यूमर इतना बढ़ जाए कि ओवरीज तक भी पहुंच जाए, तो यूट्रस के साथ साथ ओवरी भी निकालनी पड़ती है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। तो तब ओवरीज अगर नहीं रही तो फिर आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कैसे बनेगा? तो उस केस में प्री मैच्योर मेनोपॉज हो जाता है, मतलब कब किसी भी एज में हो सकता है ना वो, मतलब मेनोपॉज से पहले भी। तो उस केस में आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। नेचुरल आपकी 40, मतलब जो एज में होना था मेनोपॉज तब हुआ, तब तक तो कोई बात नहीं है। बट अगर आपको किसी ऐसे कंडीशन की वजह से आपको हार्मोन्स डाउन हो गए, हाँ बोलिए। हाँ, अरे मुझे ये पूछना है कि समझो जैसे वो बोल रहे सिस्ट होना गांठ होना जो होती है तो उसमें सिर्फ यूट्रस निकाला जाता है राइट। और सिस्ट ये अलग चीज, मतलब सिस्ट वो गांठ सिस्ट जो होती है वो पॉलीसिस्टिक में, वो ओवरीज में होती हैं। जो पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम वाली जो सिस्ट होती हैं, अगर आप वो तो नहीं कह रहे हो ना? हाँ। ये वो नहीं गांठ को मेरा मतलब है जैसे समझो एक लेडी है ओके जिनको अचानक से समझो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो कंटिन्यूएशन स्टार्ट होती है इट डजंट स्टॉप ठीक है। हम्म। तो जब आप चेक कराते हो तो पता चलता है कि लाइक जो भी प्रॉब्लम है सिस्ट है या जो भी है जिस वजह से तो वो टाइम पे क्या निकाला जाता है बेसिकली यूट्रस से निकाला जाता है। हाँ, मोस्टली जो ट्यूमर होता है वो यूट्रस में होता हम्म है। हम्म तो बहुत आई सारे थिंक लोगों इट का डिपेंड्स ना वसुधा जी, इट डिपेंड्स कि फेलोपियन फाइबर ट्यूब की वो है, बोलते हैं फाइबर का बॉल हाँ, है। या हम्म, ओवरीज में है या यूट्रस में है, जिधर पे सिस्ट रहेगा फिर वो पर्टिकुलर एरिया को वो लोग ट्रीट करते हैं डॉक्टर। पर मोस्टली जो वो होता है हम्म ट्यूमर्स, जो जैसे एग्जैक्टली जो ट्यूमर होता है वो यूट्रस में होता है इनिशियली। अगर उसको सिस्ट वगैरह जो पॉलीसिस्टिक वाली चीजें होती हैं, अब मुझे पता नहीं आप लोग एग्जैक्टली वही चीज बोल रहे हो जो मैं बोल रही हूँ, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट अलग चलते हैं। बट पूरी ओवरी भी नहीं निकाली जाती, हो सकता है अगर वैसी वाली सिस्ट होती तो थोड़ा सा पार्ट निकाल लेते होंगे। बट कई बार क्या होता है कि जैसे होता है ना कि पता चला ट्यूमर का, फिर प्रोग्रेस होता गया, टाइमली ऑपरेशन नहीं करवाया, तो प्रोग्रेस होके ओवरीज, मान लो चलो यूट्रस में ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली ओवरी में भी हो गया ट्यूमर। तो अगर ओवरी निकलेगी इन जनरल, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो बंद हो गया। क्वेश्चन ये था कि इन जनरल केसेस में मतलब यूट्रस ही निकलता है ना। हाँ वसुधा जी मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ वसुधा जी मीता ही है। हाँ हाँ, देखो, बोलिए। हाँ जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ना, वो हम्म ग्रेप्स जैसे ही होते हैं, वो यूट्रस में होते हैं। तो हम्म पहले क्या करते थे ना, यूट्रस ही निकाल देते थे। तो हम्म। उसके लिए ये वर्ड है हिस्टेक्टोमी, कि पूरा हाँ। यूट्रस निकाल दिया। लेकिन अभी साइंस आगे बढ़ गया है ना, तो हम्म अभी हम्म यूट्रस रिमूव नहीं करते हैं। तो अभी हम्म। जो वजाइना के रास्ते से लेप्रोस्कोपी से जो फाइब्रॉइड है वो निकाल देते हैं नीचे से, ओके वजाइना के ओके। रास्ते से नीचे आ जाता है। हाँ, और अच्छा फिर अच्छा। वो जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उसके लिए वर्ड हाँ है मायोमेक्टोमी। हाँ, ओके। हाँ, और बायोमेक। इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसका, अच्छा दोनों का अच्छा। एग्जाम में हम्म। क्वेश्चन है इसका। तो इसलिए हम्म, मैंने ये पढ़ा था, इसलिए मुझे याद है वो। ठीक है। हाँ वसुधा जी ऐसे मैंने ये बोलते हैं कि केस ये बहुत सुना है। फाइब्रॉइड्स, सॉरी सॉरी सनी, ये फाइब्रॉइड्स जो बोलते हैं, आई मीन ये गांठें ही होती है राइट खून की, बोलते हैं ये बहुत बार फेलोपियन ट्यूब में भी हो जाती है।
तो वो काफी हम्म रिस्की हो जाती है, तो उसको भी हम लोग ये जनरल ऑपरेशंस वगैरह, आई डोंट नो व्हाट दे डू एंड दे टेक इट आउट, राइट? वो लेप्रोस्कोपी रिमूवेबल होता है होती है ना? उसमें, हाँ, हाँ नहीं हाँ, यूट्रस यस, नहीं निकालते, सिर्फ उसी को लोग इंजेक्ट करके ये करते, बर्स्ट करके निकाल देते। निकल हाँ, लेप्रोस्कोपी जाती है। होती है उसमें, हाँ। ओके ओके। लेप्रोस्कोपी तो मेरा मतलब जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं एज लॉन्ग एज, जैसे कि हिस्टेक्टोमी, इन्होंने जैसे मायोमेक्टोमी, मीता चुर्ती जी एक बार और वो वर्ड बताइए। मायोमेक्टोमी, मायोमेक्टोमी, मायोमेक्टोमी। ठीक। तो एक्चुअली आप तो लोग मैम मतलब फाइब्रॉइड्स। कैसे ना वसुधा मैम, पहले जैसे कैसे ना अबॉर्शन करते थे ना, तो अबॉर्शन वाली जो सेम प्रोसेस है वो इसके लिए यूज करते हैं अभी, ओके और यूट्रस को इंटेक्ट रखते हैं। ओके। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स आ गए हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं जब तक ऑपरेटिव नहीं करना पड़े, बट इन केस ऑफ, एक्चुअली अभी आप लोग फाइब्रॉइड्स कर रहे हो, और एक ट्यूमर्स भी होते हैं। ट्यूमर्स फाइब्रॉइड से थोड़ा अलग होते हैं। ट्यूमर्स मतलब कैंसर का लोअर पार्ट, कैंसर से पहले वाली स्टेज। तो वो ट्यूमर्स, यूट्राइन ट्यूमर्स भी बहुत कॉमन होते हैं, वो फाइब्रॉइड्स से अलग होते हैं थोड़े से। तो जैसे रसौली बोलते हैं, तो रसौली फाइब्रॉइड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो भी होता है, जिस भी प्रोसीजर में ओवरी निकल जाएगी, मतलब यूट्रस, भले यूट्रस भी निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरी निकल जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ओवरी निकल गई तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा। ठीक है। तो उस केस में हार्मोन, अगर वक्त से पहले ओवरी निकली हुई है, मतलब मेनोपॉज की एज से पहले अगर ओवरी निकली है, तो फिर आपको आर्टिफिशियली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डॉक्टर देंगे। मतलब ये यहाँ पे उनका पर्पस ये है बोलने का। तो मैम मेनोपॉज जब आता है उसके बाद अगर ओवरीज निकाल देते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता बॉडी पे, ऐसा है क्या? मेनोपॉज वही के मैं बाद पूछ रही थी। यूट्रस निकालते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, ओवरीज निकालते हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रेशर कम हो, बनना हाँ। बंद हो जाता है, जिससे बॉडी में प्रॉब्लम होती है, राइट? ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑल, ये तभी हाँ। हो जा होने थैंक के यू। चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो एस्ट्रोजन तो आई थिंक वैसे ही बंद कर देते हैं ना, जैसे ही मेनोपॉज हुआ तो एस्ट्रोजन तो बनता ही नहीं है नहीं बनता ऑटोमेटिकली। है, हाँ, बनता बनता है है। लेकिन कम कम मात्रा में बनता है। आई थॉट कि वो बनता ही नहीं है, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि नहीं एस्ट्रोजन नहीं बंद हो नहीं, जाता है बनता है, बनना। बनता है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। हाँ। तो मतलब वो इस याद है कल कल एक इमेज दिखाया था डॉक्टर ने, जिसमें दिखाया था एक लेडी का फोटो बना रखा था, वो पूरा डार्क किया हुआ था इनिशियली, जैसे जैसे मेनोपॉज के बाद केवल पैरों को डार्क किया हुआ था, कि वो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन दिखा रहे थे। बहुत मैं कम ये व्हाट्सएप जगह। पे शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप। हाँ हाँ हाँ, मतलब पहले पूरी बॉडी में था एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और एंड में लास्ट पैरों में रह जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो नहीं लेवल वो कम हो इमेज, जाता है। वो इमेज जो है वो बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ, इमेज हाँ। वाइज। मीता जी, कैन यू शेयर द word also, the term on the WhatsApp group, please? Which term, बायोमेक्टोमी। ma'am? Let Vasudha ma'am finish the lecture first. या बाद में आप शेयर नंबर 10 करिएगा। पर है ना, ये पेज आई नंबर थिंक 10 पर है वो। ये वर्ड आएगा कहीं तो डाल देंगे ग्रुप में, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, अभी डिसऑर्डर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आया ही है, आगे आया है अगले पेज पे, मायोमेक्टोमी और फाइब्रॉइड्स, ठीक है। हाँ वो तो पेज परेशान, नंबर 10, पेज नंबर 10 है। हाँ। तो अभी डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, ठीक है। गायनोकोलॉजी का सिस्टम में क्या पढ़ना है? जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है। ओवरी दो होती हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह। फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब होता है वहां पे, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, और बच्चा डेवलप होता है यूट्रस में। बच्चा अगर फेलोपियन ट्यूब में डेवलप होना शुरू हो गया तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, दैट इज रिस्की। और बस बेसिक ये है, और प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन बनते हैं ओवरी में, तो ओवरीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कॉमन डिसऑर्डर्स देखते हैं। तो बहुत सारी गर्ल्स जो है वो एक विमेन। काम करेंगे, अच्छा टाइम हो गया तो अच्छा, डिसऑर्डर टाइम, कल करते हैं, हाँ ले लंबा चलेगा ये लिए, हाँ, है ना। ठीक है। चलिए, तो अभी पॉज करें क्या? क्या बोलते हैं, या करें क्या 10 मिनट में? मैम इट्स अप टू यू मैम। हाँ, करेंगे थोड़ा सा, देख लेते हैं।
चलो देख लेते हैं, हाँ 5 मिनट में करने का। तो डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, वो तो बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। पीरियड्स नॉर्मल नहीं आना, ये भी एक बहुत कॉमन होता है कि पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, कभी कभी बहुत टाइम पे आते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी आते हैं। तो कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से शुरू की एज में ज्यादा होती हैं। देन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सबको होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन से जस्ट पहले, ठीक है। और उस समय क्या होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में? एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ होता है। किसी किसी को नौजिया, नींद नहीं आती है, ब्रेस्ट थोड़े से टेंडर होते हैं। तो अगेन ये सारे सिम्टम्स, ऐसे नहीं कह रहे रंजीत जी के स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि मत सोचो कि अरे तो सारे मुझे याद करना पड़ेगा ये सारे सिम्टम्स, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बस पीरियड से पहले। तो जो जो खुद को होता है वो दिमाग में रखो कि मेरे को क्या क्या होता है मेंसेस से पहले, बस, ठीक है। Wrong myths and attitudes towards menstruation have given rise to PMS। तो मतलब PMS को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं युक्ताहार मिताहार से। देन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, तो ये सब चीजें अभी तक जो बोल रहे हैं बहुत कॉमन और नॉर्मल है, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी होती हैं, तो ऑब्वियसली वो सिकुड़ रहा है, बंद हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्रैम्प्स तो होंगे, ठीक है। तो it's normal. The cramps are caused by prostaglandin, the chemical which causes the muscles of the uterus to contract। तो ये केमिकल का नाम याद रख लीजिए, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो ये यूट्रस की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। तो कॉन्ट्रेक्शन होना भी जरूरी है, तभी तो बेबी भी बाहर आएगा और तभी भी ब्लीडिंग भी पूरा जो ब्लड है बाहर आएगा। अच्छा, एडोलसेंट में जब तक आपका चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है क्रैम्प्स थोड़े ज्यादा हो फील होते हैं, क्योंकि सर्विक्स का माउथ छोटा होता है, उतने से माउथ से ज्यादा कुछ निकलना है। एक बार चाइल्ड बर्थ हो जाते हैं माउथ थोड़ा सा ओपन हो जाता है, तो ब्लीडिंग सब कुछ आराम से निकल जाता है थोड़ा सा। तो क्रैम्प्स धीरे धीरे विद एज या विद डिलीवरी कम होने लगते हैं। डिसमेनोरिया, ठीक है। अभी डिस मतलब नहीं होता है और मेनोरिया वर्ड आया है मेंस्ट्रुएशन से, ठीक है। तो नहीं सॉरी, डिस मतलब नहीं होता, नहीं गड़बड़ होता है। तो एमेनोरिया मतलब नहीं होता है। तो दिस मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो पेनफुल मतलब एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स तो होते ही हैं, तो डिस मतलब डिसफंक्शनिंग, तो कुछ ज्यादा ही पेनफुल रहता है। तो बस इतना याद कर लो, ज्यादा उसके सिम्टम्स याद करने का जरूरत नहीं है। पेनफुल डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, और एमेनोरिया मतलब एब्सेंस, नहीं होते हैं, ठीक है। तो एमेनोरिया जनरली कभी होता है? एक्चुअली उसको भी इन्होंने डिसऑर्डर्स में दिया हुआ है, पीसीओडी, पीसीओएस। पीसीओएस, पीसीओडी। हाँ, किसी केसेस में, या फिर प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। तो तो इसमें लिखा है एमेनोरिया में लिखा हुआ है विमेन हु हैव मिस्ड एटलीस्ट 3 मिस्ड पीरियड्स इन अ रो, उनको बोला जाएगा एमेनोरिया, ठीक है। तो उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगेन ये सब कारण, अगर कोई के कंट्रासेप्टिव्स पे है तब भी डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का कंट्रासेप्टिव ले रहे हैं, हर कंट्रासेप्टिव से एमेनोरिया नहीं होगा, कुछ कुछ मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है। अगेन नो नीड टू रिमेम्बर, डिस मतलब पेनफुल, ए मतलब नहीं होता है, दैट्स इट, बस याद रखने का जरूरत है। देन पीसीओडी मोस्ट कॉमन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, की ओवरी में, though it is called a disease, it is actually a condition where immature follicles collect on the surface of ovary, ठीक है। इट इज कॉज बाय डिफेक्टिव प्रोसेस, मतलब वो जो सिस्ट होती है वो होती क्या है एक्चुअली, मतलब जो फॉलिकल्स हैं बहुत सारे वो इकट्ठे हो जाते हैं ओवरी की मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्यों होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या ओवरी में से किसी एक में भी कहीं पे भी कुछ डिसबैलेंस है। तो मोस्टली क्यों होता है पीसीओडी के चांसेस आजकल क्यों बढ़ गए हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, रेगुलर मतलब गलत डाइट, उस सब से, ठीक है। और पीसीओसिस बहुत मेन कॉज है इनफर्टिलिटी का, ठीक है, उसकी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा है ओव्यूलेशन। हो तो रहा है, कभी ना कभी तो होता ही है, बट प्रॉपर टाइम में नहीं हो रहा है। वसुधा जी, एक सिंपल टर्म में एग्जैक्टली बताएंगे पीसीओडी में होता क्या है अंदर? जो आपने हॉर्मोन्स का बताया कि हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं,
सो एग्जैक्टली ऐसा होता क्या है एग्जैक्टली वो समझ में आया हार्मोन्स इम्बैलेंस स्ट्रेस और इन सब की वजह से हो जाता है तो मुझे एक थोड़ा सिंपल टाइम बिकॉज अभी भी मैं इसमें काफी कंफ्यूज हूँ तो मैंने सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर को, संगीता, डॉक्टर संगीता को सेम क्वेश्चन क्या मैंने पूछा था ये लेक्चर में। उन्होंने बोला लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, लाइफस्टाइल डिजीज है ये, सभी गर्ल्स को होता है आजकल। तो मतलब आप पूछना चाह रहे हो होता क्या है उसमें? तो हार्मोन जैसे कि अब हमारी साइकिल है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा फिर धीरे धीरे घटेगा। तो कुछ एक्चुअली पीसीओडी में ऐसा नहीं कि कुछ एक खास चीज यही होगी, कुछ भी हो सकता है। वो जो प्रॉपर साइकिल चल रही है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ेंगे फिर पीक होगा फिर डाउनफॉल होगा, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है कि एस्ट्रोजन हो सकता है उतना लेवल पे ना बढ़े जितना लेवल पे बढ़ना चाहिए था, या फिर ज्यादा हाई हो सकता है, मतलब बहुत हाई भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो इम्बैलेंस किसी भी तरीके का हो सकता है एक्चुअली, उसे सिंड्रोम बोलते हैं, नॉट डिसीज। सिंड्रोम मतलब मिक्स ऑफ मैनी सिम्टम्स एंड मैनी डिसीजेस। तो बहुत कुछ अलग अलग हो सकता है, बट आपको बस यही दिमाग में रखना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, और वो जेनेटिक भी हो सकता है किसी किसी को, बट मोस्टली क्योंकि हार्मोन्स कंट्रोल हो रहे हैं अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस से, नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम क्यों खराब हो रहा है? स्ट्रेस से सबसे ज्यादा, और लाइफस्टाइल, इरेगुलर लाइफस्टाइल। तो बस इतना ही याद रख। ये मैंने एक बहुत जगह ऐसे टर्म सुना है कि पीसीओडी है इसको क्योंकि ये फैट है मोटी है और उसकी वहां पे चर्बी बहुत बढ़ गई है ये टर्म लोग ज्यादा यूज करते हैं तो इज दिस लाइक ये रिलेटेड है इससे इन जनरल लोग मानते हैं ना कि फैट है मतलब डाइट बेकार है। अगर कोई हम्म ओबीज है तो मतलब बहुत जंक खाता होगा, बहुत बेकार डाइट होगा, ओवर ईटिंग करता है, इनएक्टिव है, तो उसलिए होता है। मतलब ऐसे नहीं और बोल सकती। पीसीओडी में मोस्टली पीरियड्स इजीली होते नहीं है प्रॉपर नहीं होते ऐसा होता है ना इनका ब्लीडिंग प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है और आई थिंक ये 2-2 3-3 महीने तक होते नहीं है ये भी मैंने हाँ सुना है इज इट हाँ, बिकॉज मतलब सब अलग अलग होता है पीसीओडी में। ऐसा नहीं कि किसी को पीसीओडी है उसको ये होगा। एक बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं कि किसी को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, आते हैं तो 1.5-1.5 महीने में, 2-2 महीने में आते हैं, नहीं तो 15-15 दिन में आएंगे। मतलब प्रॉपर साइकिल बनती नहीं है, होती है तो बहुत ज्यादा होगी, या फिर पेन बहुत ज्यादा होगा उस एरिया में, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम रहेगा। तो मेन अगर जो नॉर्मल पर्सन है जैसे पीसीओडी है, तो सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि पीरियड्स नॉर्मल नहीं नहीं, आते हैं रेगुलरली। और फेशियल हेयर्स हो सकते हैं, ये भी एक कि जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर नहीं है तो मेल हार्मोन उनका डोमिनेटिंग हो जाता है, तो फिर मेल करेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं किसी पर, हर किसी के में नहीं होता है ऐसा, किसी किसी को ऐसा हो सकता है। तो हाउ विल दे, मतलब वो प्ले करेंगे हॉर्मोन्स, वो कोई नहीं कह सकता किसी के लिए। मतलब किसी के लिए कुछ तरीके से वो बैकफायर कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ। किसी को ऐड करना है? मिता जी कुछ कह रहे थे। ओके थैंक नहीं यू पहले उसको डी बोलते थे, डी, अभी वो डी हटा दे, डी फॉर डिजीज। तो अभी उसकी जगह पे पीसीओएस एस आ गया है ना, हम्म। डिजीज नहीं है मतलब, हाँ पीसीओएस सिंड्रोम। हाँ। हाँ ऐसा हो और गया। पीसीओडी और पीसीओएस एक ही है क्या? हाँ हाँ एक लेकिन ही पहले पीसीओडी बोलते थे, अभी ज्यादा डिसीज। मतलब जो मेडिकल और फील्ड वाले हैं वो ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन अभी सब पीसीओएस बोलते हैं। पीसी पीसीओडी था कि घर में डी, डी एक, फॉर डिजीज। हाँ पीसीओडी था घर में एक अकेला बच्चा, और पीसीओएस है पूरी फैमिली, हाँ, पूरी जो अभी ज्वाइंट बढ़ फैमिली। रही है। हाँ कि मतलब तो बहुत सारी चीजें एक साथ। अब जैसे हमने बोला ना कि जैसे मेनोपॉज हो जाता है तो एस्ट्रोजन जो है हमारे कैल्शियम के लिए जरूरी है। अगर मेनोपॉज के बाद हार्ट डिसीज का खतरा इक्वल हो जाता है फीमेल जेंट्स में। अभी पीसीओडी में भी एस्ट्रोजन प्रॉपर नहीं है, तो एस्ट्रोजन प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो पीसीओडी में भी हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल हाई, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हमें प्रोटेक्ट करके रखता है लेडीज को इस ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस से। एस्ट्रोजन नहीं है तो बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगे, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें पीसीओडी से कनेक्टेड होती हैं, तो वो सब भी चीजें होती हैं। थायराइड हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा है,
तो हाइपोथैलेमस कुछ गड़बड़ है, तो हाइपोथैलेमस से तो बहुत सारे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, पिट्यूटरी से भी बहुत सारे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, तो जनरली पीसीओडी वाले लोगों को थायराइड का भी प्रॉब्लम होता है। इसमें टेस्ट ही इसी का टेस्ट करते हैं ना, पीसीओएस डायग्नोस होने के लिए ही 3 टेस्ट है, T3, T4 एंड TSH। अच्छा। हाँ, ये 3 टेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद डायग्नोस होता है। और आई थिंक अल्ट्रासाउंड भी। अल्ट्रासाउंड, यूट्रस की सोनोग्राफी भी करते हैं सिस्ट के लिए। हाँ, तो ठीक है, तो पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ओव्यूलेशन इंडक्शन टैबलेट्स और इंजेक्शंस आर जनरली गिवन। अगर पीसीओडी वाले किसी को कंसीव करना है तो फिर टैबलेट्स दिए जाते हैं, जो भी है, मतलब वो उसमें तो हम नहीं जाते कि क्या मेडिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि बहुत कुछ होता है, यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन में बता दिया जाएगा। वेजाइनल डिस्चार्ज इज मोस्ट ऑफन अ नॉर्मल एंड रेगुलर अक्रेंस, ठीक है, तो नॉर्मली वेजाइना से डिस्चार्ज होता है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज में भी येलो और ग्रीन, फाउल स्मेलिंग दैट कैन बी। तो वेजाइनल इन्फेक्शन डिस्चार्ज कब होता है? नॉर्मली तो ल्यूब्रिकेंट वगैरह थोड़ा बहुत निकलता है, बट अगर फाउल स्मेल आ रहा है, इचिंग है, तो वो कुछ वेजाइना में इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ईस्ट का, तो अगेन ये देखने की जरूरत नहीं किस चीज का इन्फेक्शन है। वेजाइनल डिस्चार्ज मतलब अगर आपके पास नोट, शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, व्हाट आर द कॉमन रेस्पिरेटरी, मतलब सॉरी, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, आप ये सब जो भी दिमाग में लिख सकते हो, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पीएमएस, पीसीओडी, तो ऐसे में आएंगे ये, ठीक है। वेजाइनल ड्राइनेस, किसी किसी को ड्राइनेस होती है वेजाइना में, ठीक है, तो वो कोई कोई मेडिसिन की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो अगेन फिर कुछ ल्यूब्रिकेंट्स डॉक्टर लगाने को देते हैं। तो अगेन डिस्चार्ज और ड्राइनेस में ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज मतलब फाउल स्मेल आ रही है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ड्राइनेस क्यों है? कुछ ल्यूब्रिकेशन नहीं है, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन क्यों नहीं? कुछ मेडिसिन की वजह से हो सकता है मे बी, या फिर मेनोपॉज के टाइम पे एस्ट्रोजन भी की वजह से भी वो ल्यूब्रिकेंट जो है काम करते हैं, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो भी वेजाइनल ड्राइनेस ज्यादा होने लगती है, ठीक है। फाइब्रॉइड्स, तो फाइब्रॉइड्स आर नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ द यूट्रस दैट अपीयर ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, ठीक है। नॉन कैंसरस ग्रोथ होते हैं, कुछ तो गुच्छे बन जाते हैं यूट्रस में, मोस्टली ये मिडिल एज में होते हैं, ठीक है, मिडिल और लेटर एज में। तो फाइब्रॉइड्स रेंज इन साइज फ्रॉम द टाइनी, मतलब छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मोस्टली अनहार्मफुल होते हैं वो, बट उनकी वजह से पेन बहुत होता है, मतलब डिस्कम्फर्ट बहुत होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल इंटरकोर्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो फाइब्रॉइड्स की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट जनरली हार्मफुल नहीं होते हैं। द मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड्स आर दोज दैट फॉर्म विद इन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। तो नॉर्मली डॉक्टर्स, आपने सुना होगा कि किसी को फाइब्रॉइड है तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर मेनोपॉज होने ही वाला है तो अपने आप श्रिंक हो जाएंगे, तो छोटे मोटे होते हैं, अगर ज्यादा तकलीफ नहीं है तो डॉक्टर कहते हैं सह लो, और मेनोपॉज के बाद अपने आप श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो hysterectomy or myomectomy is generally performed when the woman experiences heavy bleeding that causes severe anemia. Hysterectomy is the surgical removal of uterus, and in myomectomy the uterus is not removed, ठीक है। तो हिस्टेरेक्टोमी में पूरा यूट्रस रिमूव कर देते हैं, और मायोमेक्टोमी में खाली फाइब्रॉइड्स रिमूव करते हैं, वो जो पार्ट है खाली, और वापस से यूट्रस को सिल देते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड यहाँ पे आ गया। तो फाइब्रॉइड्स क्या है? नॉन कैंसरस ग्रोथ है, इसमें आपको बस इतना याद रखना है, जनरली हार्मफुल नहीं होते हैं, पेनफुल होते हैं, मेनोपॉज के बाद अपने आप श्रिंक हो जाते हैं, अगर पर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर उसको सर्जिकल इंटरवेंशन या लेप्रोस्कोपी से निकाल देते हैं, ठीक है। एनीमिया, एक बहुत, एनीमिया खैर रिप्रोडक्टिव उसका नहीं है, बट ब्लीडिंग होती है तो एनीमिया बहुत लोगों को हो जाता है, एनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा खास पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आंसर्स, व्हाई डू वुमेन ड्रेड मेनोपॉज? इज इट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ? ड्रेड इसलिए करते हैं कि मतलब थोड़ा सा, एक्चुअली मेनोपॉज से पहले वाला जो पीरियड होता है, पेरी मेनोपॉज, वो थोड़ा सा ड्रेडफुल होता है, ठीक है। ड्रेडफुल मतलब फियर करते हैं ना लोग, मेनोपॉज आने वाला है, मेनोपॉज हो जाएगा मुझे, तो वो पेरी मेनोपॉज वाला जो फेज होता है उसमें बहुत इरिटेशन वगैरह होती है,
एंजाइटी होता है। और मेनोपॉज भी इसलिए डिटेक्ट करते हैं क्योंकि मेनोपॉज के बाद जनरली होता है ना कि घुटने मतलब पैर दुखने लगते हैं, बोन्स वीक होने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि अपना एटीट्यूड चेंज करो, एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। डू फाइब्रॉइड्स कॉज कैंसर? इज इट नेसेसरी टू रिमूव द यूट्रस इफ यू हैव फाइब्रॉइड्स? तो फाइब्रॉइड्स मोस्टली कैंसर नहीं करते हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है कितने बड़े हैं उसके बेसिस पे यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए लिखा है बट द यूट्रस शुड बी रिमूव्ड ओनली इफ इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। व्हाई डज द यूट्रस गेट बल्की? वसुधा यूट्रस जी, बल्की अगर मेनोपॉज के बाद में बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी ज्यादा होने लगती है, तो हम जैसे बोन्स वीक होने लगती है, तो हमें आई थिंक उस तभी कैल्शियम का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, बाहर मतलब बाहर से ज्यादा लेना चाहिए, राइट? बिकॉज अंदर से प्रोड्यूस होना भी कम हो चुका है, ऐसा हो जाता है ना। कैल्शियम अंदर से प्रोड्यूस होता ही नहीं है, बाहर से ही लेना पड़ता है। ओके। और हाँ, कैल्शियम की मेटा और कैल्शियम जितना हमारी बॉडी ले सकती है ना, मतलब उससे उस समय लेंगे कैल्शियम, थोड़ा बहुत कैल्शियम आप ले सकते हो बाहर से एक्स्ट्रा, हम्म। मतलब डाइट में इंक्रीज कर सकते हो, पर बहुत इंक्रीज करके भी फायदा नहीं है। उससे पहले आपको कैल्शियम का बैंक अच्छे से बना के रखना है। बना के रखना है, ओके ओके। बैंक की तरह काम करता है बोन्स हमारे। अर्ली इयर्स में जितना पैसा डिपॉजिट होगा, रिटायरमेंट में उतना आपको रहेगा। तो उसके बाद आप कैल्शियम ज्यादा लेना शुरू करोगे मेनोपॉज के बाद, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शुरू से ही आपको लेके चलना है ऐसा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यूट्रस बल्कि मतलब यूट्रस का साइज बड़ा हो गया है, तो मोस्टली फाइब्रॉइड्स की वजह से भी हो जाता है। तो ये इन जनरल क्वेश्चन आंसर्स हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। My mother is 75 years, suffer from vaginal dryness. Can it be due to stress or imbalance of hormones? योगासन से हो सकता है क्या? तो vaginal dryness is a problem faced by almost every woman at some point of time. तो एज रिलेटेड भी होती है, अगर 75 ईयर्स है तो एज रिलेटेड, एज के साथ वो जो म्यूकस है वो कम, म्यूकस जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, और स्ट्रेस रिलेटेड भी हो सकती है। तो ऐसे इन्होंने कुछ ऐसे शोर शॉर्ट आंसर नहीं दिया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो योग, देखो योग तो है इन जनरल हर चीज में हेल्प करता है, तो अगर स्ट्रेस रिलेटेड है तो योग हेल्प कर सकता है, ठीक है, तो कोप अप कर सकते हैं। बट विद एज के साथ थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब योग करेंगे तो सब चीज ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। तो एंड्रोलॉजी हम कल देखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नहीं नहीं, कल नहीं, हाँ कल भी 4 बजे करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू। ओके, बाय बाय।